Good morning students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Myself Shweta Mudgal, a representative of Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Students, today we will start with History Chapter 2, New Kings and Kingdoms. So students, hurry up, take out your books and pencils, be ready, okay? So students, let's start with Chapter 2, New Kings and Kingdoms. In the previous chapter, we have read about the economic and political changes in the society, about the religion, about the caste. Now in this chapter, we are going to cover the following topics. Number 1, the emergence of new dynasties, administration in the kingdoms, prashastis and land grants, warfare for wealth. So we are going to start. So students, our chapter number 2, New Kings and Kingdoms. Open page number 16 of your book. Okay. Now in this chapter, what we are going to cover? Because we are going to read about 3 dynasties. That first is Rashtrakutas. As you can see in the map of your book also, Cholas and Palas, गुजहारा पतिहारास, चमनास जिसको हम लोग बेटा चौहान्स भी बोलते थे। तो इन डायनेस्टीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोबारा मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि आप लोगों का मैप है, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा पॉलिटिकल चेंजेस क्या आए, इकोनॉमिक चेंजेस क्या आए, सोशल चेंजेस किस तरीके से आए, किस तरीके से जातीज़ बनी, सब डिवीज़न हुआ, ग्रुप बना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब क्या बनने लगी, किंग्स और किंगडम्स बना। किंग्स ने अपनी क्या बनाने लगी, किंगडम्स, डायनेस्टीज से। ठीक है, उनकी बड़ी बड़ी बिग बिग डायनेस्टीज थी और उन्होंने उस तरीके से किस तरीके से अपना किंगडम्स स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मेन बेसिकली हम इस चैप्टर में जो मेन किंगडम्स पढ़ेंगे वो है बेटा चामनास यानी कि गुजहारा पतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास और पालास। ठीक है। नाउ द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, कैसे हुआ, नई डायनेस्टीज कैसे बनी। बेटा पहले क्या था, छोटे छोटे ग्रुप्स में, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, छोटे छोटे ग्रुप्स को उन्होंने दूसरी आस पड़ोस के जो भी पास वाले जो एरियाज थे, टेरिटरीज थी, उनको जीत कर अपने अंदर ले लिया, अपनी टेरिटरी में ले लिया और एक बिग टेरिटरी बन गई। तो उनकी डायनेस्टीज बन गई। किस टाइप से डायनेस्टीज बनी ये देखिए। हम बात कर रहे हैं 7th सेंचुरी की। देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज एज देयर सबऑर्डिनेट्स और समानतास। बेटा किसी भी एक किंग के लिए पूरी टेरिटरी को देख पाना पॉसिबल नहीं होता था, तो वो उनके सब डिवीज़न करके कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते थे। उनको क्या बोलते थे, समानतास बोलते थे। अब थोड़े टाइम बाद बेटा क्या होता था, जो समानतास थे वो अपनी पावर को उनको ओवर रूल कर लेते थे। अब जब वो बन जाते थे, जब उनकी पावर्स बढ़ जाती थी, व्हेन दे गेन देयर पावर दे नेम देमसेल्फ एज महासमानतास। क्या बोलते थे, इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग यहाँ पर, एज समानतास गेन पावर एंड वेल्थ। जब उनके पास पावर और वेल्थ आ जाती थी, दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासमानता। इसको लाइन करो। और महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल और रीजन एंड सो ऑन। Sometimes they asserted their independence from their overlords. कभी कभी वो अपनी पावर को उनके ऊपर ओवर पावर कर देते थे, उनको भी जीत लेते थे। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, समानतास की या महासमानतास की। ओके। नाउ बेटा इसका एक इंसिडेंस मैं आपको बहुत अच्छा बताती हूँ कि कैसे आप उन लोगों ने ओवर पावर किया अपनी ओवरलॉर्ड्स की पावर को। एक एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है। वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटा। बेटा राष्ट्रकूटा जो कि डेक्कन में था, सेंट्रल इंडिया। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट ऑफ चालुक्यास। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो ओवर पावर कर लेते थे, तो पहले वो किसके सबऑर्डिनेट्स थे, चालुक्यास के। कौन, राष्ट्रकूटास। कहाँ के, चालुक्यास ऑफ कर्नाटका के। अब मिड 8th सेंचुरी में उनका एक राजा आया जिसका नाम था दंती दुर्गा और राष्ट्रकूटा चीफ था। अब उसने क्या किया, ओवरथ्रू इस चालुक्या, इसको ओवरथ्रू कर लिया, इसको अपने अंडर में ले लिया। और इसको अंडर में लेने के बाद ही परफॉर्म द रिचुअल, अनलाइन ऑल्सो बेटा, रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भा, लिटरली द गोल्डन वॉर्म। They performed a ritual. Why this ritual was performed? This ritual was performed to convert the non-Kshatriyas into Kshatriyas. I am telling you again, this rituals named Hiranyagarbha was performed to convert themselves. It was performed by a non-Kshatriyas to become a Kshatriya. But it doesn't mean कि अगर वो non-Kshatriya है तो वो राजा नहीं बन सकते। ऐसा भी हमारी हिस्ट्री में एग्जाम्पल देखा गया है। लेकिन वो यहाँ पर ब्राह्मण्स की हेल्प से कुछ पूजा पाठ कराकर इस रिचुअल को परफॉर्म करते थे और फिर वो क्षत्रियास की कैटेगरी में आ जाते थे। ओके, दिस मच इज क्लियर।
Now, in other cases, men from enterprising families use their military skills to carve out kingdoms. For instance, the Kadamba, मयूरा शर्मनन, बेटा आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना, एंड द गुजहारा पतिहारा हरिचंद्रा वर ब्राह्मण्स. ये दोनों क्या थे बेटा, ये ब्राह्मण्स थे हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल प्रोफेशनल्स. उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशनल क्या था, उनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन था पूजा पाठ करना, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक वॉरियर प्रूव करने के लिए उसको छोड़ दिया. तो ये आपको एक एग्जाम्पल बता रखा है इन दोनों का रेस्पेक्टिवली कि इन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि केवल क्षत्रिय ही वॉरियर थे. ये ब्राह्मण्स भी थे लेकिन ये बाद में क्षत्रियास बन गए थे. ओके बेटा. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स. अब बेटा किंगडम्स तो बन गई, अब किंगडम्स बन गई तो उसके बाद उन लोगों को उनका एडमिनिस्ट्रेशन कि किस तरीके से वो चलेगा, कैसे उसका कंट्री को रूल करेंगे, हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट देयर टेरिटरी एफिशिएंटली, दे हैड टू टुक सम स्टेप्स. व्हाट आर दे, वी आर गोइंग टू डिस्कस. Many of these new kings adopted high sounding titles such as, बेटा इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान. वो अपने आप को ही कुछ ना कुछ नाम दे देते थे. जैसे ये बहुत बड़ा नाम दे दिया उन्होंने अपने आप को, महाराजा अधिराजा, ग्रेट किंग मीन्स ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, राजाओं का भी राजा, महाराज अधिराज, राजाओं का भी राजा. त्रिभुवन चक्रवर्तिन, लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड, 3 राष्ट्रों का विजेता. ऐसे बड़े बड़े नाम उन लोगों ने अपने आप को दे दिए. ठीक है. हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, ये क्लेम्स देने के बाद भी दे ऑफन शेयर पावर्स विद देयर समांतास एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स. व्हाट इट इज, आई वांट टू मेक यू क्लियर दैट दीज किंग्स had to share their powers among peasants, traders and brahmans. क्यों उनको शेयर करनी पड़ती थी? अपना एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को सक्सेसफुली रन करने के लिए. उनको इनकी सपोर्ट चाहिए होता था, उनको इनकी हेल्प चाहिए होती थी. बेटा किस तरीके से उनको इनकी हेल्प और सपोर्ट चाहिए होता था? इन ईच ऑफ दीज स्टेट रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. बेटा रिसोर्सेज तो चाहिए होते थे. रिसोर्सेज मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी. जैसे अगर हम आज बात करें कि आज हमारी गवर्नमेंट को कुछ रिसोर्सेज, हॉस्पिटल्स खुलवाने हैं, रोड्स बनवानी है, स्कूल्स करने हैं, तो वो रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, वो मनी कहाँ से आएगी? वो हमको टैक्सेस, कॉमन पीपल को, सिटीजन को टैक्सेस पे करना पड़ेगा. लाइक द सेम वे यहाँ पर जो पीजेंट्स थे, कैटल कीपर्स थे, आर्टिसंस थे, हु वर ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ वॉट दे प्रोड्यूस. उनको अपना अपना जो भी प्रोडक्शन होता था, चाहे वो कपड़ा होता था, चाहे वो क्रॉप होता था, किसी भी तरीके का कोई भी जो प्रोडक्शन होता था, उनको कुछ अमाउंट में टैक्स या फिर वो राजाओं को देना पड़ता था. वही उनका एक रिसोर्स होता था किंग्स का. समटाइम्स दे वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन द लैंड. कभी कभी उनको वो रेंट भी देना पड़ता था उस लैंड का. तो ये सब मिलके उनका रेवेन्यू या फिर सोर्स ऑफ इनकम बनता था. ओके बच्चों. नाउ बहुत सारे टैक्सेस बेटा उस समय लगाए गए थे, लोगों के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस लगाए गए थे टू जनरेट द मनी एंड टू फॉर द इफेक्टिव फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. राइट. These resources were used to finance the king's establishment. अब किंग्स को ये क्या क्या काम आते थे बेटा? क्यों लेता था वो रिसोर्सेज, क्यों लेता था वो टैक्सेस? पीजेंट से, आर्टिसन से, ब्राह्मण से क्यों लेता था? क्योंकि टेम्पल बनाने के लिए, फोर्ट बनाने के लिए, कभी कभी दूसरी लड़ाइयाँ करने के लिए उनको चाहिए होते थे, अपने हथियार चाहिए होते थे. ठीक है. तो इस तरीके से ये यहाँ पर हुआ. थर्ड हमारा पॉइंट आएगा प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स. बेटा लास्ट चैप्टर में भी आप लोगों को प्रशस्तीज के बारे में बताया था. ठीक है. प्रशस्तीज में क्या था? प्रशस्तीज एक मेटल की होती थी बेटा, जैसे कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ इसमें. ये देखिए बेटा, ऐसे ये मेटल की प्रशस्तीज होती थी. इनके ऊपर जो ब्राह्मण्स होते थे ना, राजा ब्राह्मण्स को हायर करके अपनी महागाथाएं लिखवाता था. इस राजा ने इसको यहाँ पर जीत लिया, इस राजा ने इसको ओवररूल कर दिया, इतना दान किया, इतनी इसके पास ज़मीन थी, वो टेरिटरी इन्होंने हथिया ली. इस तरीके से पूरा जो भी एक इस तरीके की मेटल की प्लेट पे जो लिखा जाता था उसको प्रशस्ति बोलते थे. अब ग्रांट्स क्या होता था ये समझिए. प्रशस्तीज कंटेन डिटेल्स दैट मे बी लिटरली ट्रू. बेटा कई बार वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा जा सकता था, लेकिन बाद में जो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी करी तब रियलिटी सामने आई कि वो कितनी उसमें सच्चाई थी. राजा तो अपनी मर्जी से ब्राह्मण को बोल के बढ़ा चढ़ा के भी लिखवा सकता था.
बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को क्या कहते थे वो, शौर्य, वीर, वॉरियर। फॉर एग्जाम्पल दीज वर कंपोज बाय लर्नेड ब्राह्मण्स हु ओकेजनली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कौन लिखता था, जो उन्होंने लर्नेड ब्राह्मण स्कॉलर्स जो होते थे वो लिखते थे उसको, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को। नाउ अब क्या होता था बेटा, किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। अब इसको लिखने के बदले में किंग्स उनको बड़ी बड़ी ज़मीनें दे देता था, और उस ज़मीनों के ऊपर, ज़मीन जो लिखा जाता था ना बेटा कि ये इसने ज़मीन दे दी, उसके ऊपर शाही स्टैंप लगा दी जाती थी, ठीक है, रॉयल स्टैंप लगा दी जाती थी। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था, विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। और किसको दिया जाता था, जो ज़मीन राजा ने उनको ब्राह्मण्स को दी, किस काम के बदले में दी, उन्होंने दी उनको उनकी प्रशस्ति लिखने के लिए। ओके बच्चों, नाउ बेटा यहाँ पर भी आप लोगों को एक लाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर बेटा क्या हुआ था, 12th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी संस्कृत की पोएम लिखी गई थी जो कि बिल्कुल फैक्ट्स पे थी, फैक्ट बेस्ड थी। अनयूजुअल फॉर द 12th सेंचुरी वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। कश्मीर के जो राजा थे उनके ऊपर एक हिस्ट्री लिखी गई थी। वो हिस्ट्री किसने लिखी थी बेटा, ये आप लोगों को यहाँ पर लाइन अंडरलाइन करना पड़ेगा, कल्हाना। इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम कल्हाना। कल्हाना ने इनको लिखी थी, किसके राजाओं के ऊपर, कश्मीर के राजाओं के ऊपर लिखी थी। ही यूज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, और इसको लिखने के लिए इन्होंने बिल्कुल की वो बिल्कुल फैक्ट्स पे बेस्ड हो, उसके लिए किस किस की हेल्प ली थी, इंस्क्रिप्शंस की, डॉक्यूमेंट्स की, आई विटनेस मतलब आंखों से देखे हुए गवाह, अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट। Unlike the writers of प्रशस्ति, he was often critical about rulers and their policies। लेकिन कभी कभी ये क्रिटिक्स भी लिखता था, है ना, दूसरे जैसा कि पहले हमने अभी तक देखा नहीं, प्रशस्ति में हम लोगों ने बोला था कि वो बढ़ा चढ़ा के लिखता था, लेकिन जो कल्हाना नाम के हमारे पोइट थे, जो ऑथर थे, उन्होंने कश्मीर के रूलर्स के ऊपर बिल्कुल सच्चाई से लिखा था। अब है हमारा वॉरफेयर फॉर वेल्थ। अब वॉरफेयर फॉर वेल्थ का क्या मतलब हुआ बच्चों, हर राजा का ये इंटरेस्ट होता है कि हम अपनी अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन करें किसी तरीके से हम, और पहले ऐसा ही होता था, जो पास वाली टेरिटरी होती थी उसके ऊपर अटैक कर कर उसको अपने अंडर में ले लिया जाता था। मतलब कि अगर किसी राजा ने पास वाली टेरिटरी को जीत लिया तो वो टेरिटरी भी उसकी हो जाएगी, ठीक है। अब बेटा अब यहाँ पर आप लोगों को जो फर्स्ट वाला दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि अब यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये राजा क्यों लड़ते थे। तीन चीज़ें आप लोग लिखिए कि इसमें एक तो था फर्स्ट टू इंक्रीज द पावर, अपनी पावर बढ़ाने के लिए, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 टू एक्वायर मोर वेल्थ, उनको वेल्थ मिल जाती थी ना, जिस टेरिटरी को वो जीत लेते थे उसकी वेल्थ भी उनके अंडर में हो जाती थी। तो नंबर 2 टू एक्वायर वेल्थ, एंड नंबर 3 टू कैप्चर रिसोर्सेज। I am again telling you, number 1 to increase their power, to acquire more wealth and to capture resources। अब इसमें हम बेटा 3 केस स्टडीज पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम ट्रिपटाइट सर्कल, सेकंड पढ़ेंगे अटैक ऑफ महमूद गजनवी, और थर्ड हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए आप लोग, आपको लास्ट पेज में दे रखा है, जो चौहान्स थे, जो पालास थे, जो राष्ट्रकूटास थे, तीनों बेटा किसके लिए लड़ रहे थे, गुजहारा, पतिहारा, राष्ट्रकूटा, पालास, किसके लिए लड़ रहे थे, कन्नौज के लिए। ये तीनों का एक कॉमन सेंटर था कि हमें कन्नौज पे कब्जा करना है, तो इसको ट्रिपटाइट सर्कल बोला गया, ट्रिपटाइट स्ट्रगल बोला गया, ट्रिपटाइट स्ट्रगल बोला गया। किसको, ये जो तीनों थे, कौन कौन, रूलर्स बिलोंगिंग टू गुजहारा, पतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पायला डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। कन्नौज पे अपना हुकूमत जमाने के लिए वो लोग, उन तीनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। अब आपके माइंड में आएगा कि कन्नौज को ही क्यों, बेटा वो कन्नौज को इसलिए क्योंकि कन्नौज गंगा वैली से फर्टाइल सॉइल वहाँ पर आती थी, वो बहुत फर्टाइल एरिया था, वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी। तो ये तीनों चाहते थे कि अगर हमको कन्नौज मिल जाएगा तो हम प्रॉस्पर हो जाएंगे, हम रिच हो जाएंगे, ठीक है। तो तीनों इसको लेकर लड़ते थे, इसको ट्रिपटाइट सर्कल बोला गया। सेकेंड देखिए, रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। बेटा उस समय क्या होता था, जो राजा लोग थे वो बड़े बड़े टेम्पल्स बना लेते थे और अपनी जितनी भी मनी थी ना सारी टेम्पल्स में लगा देते थे।
जब कोई दूसरी टेरिटरी उस पर अटैक करती थी और वो वाली अटैक करने वाली टेरिटरी जीत जाती थी, वो विनर होती थी, तो वो टेम्पल और टेम्पल पे लगी हुई सारी मनी, सोना, जवाहरात, हीरे जो भी था वो सब उनका हो जाता था। ठीक है, व्हेन दे अटैक वन अनदर्स किंगडम्स दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स। उनका टारगेट ये होता था कि हम टेम्पल्स को हमें जीतना है, इसीलिए अटैक करते थे वो, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पर इस राजा ने अपनी सारी मनी टेम्पल्स पे लगाई हुई है। ठीक है, विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। इसके बारे में हम चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ अब देखिए, जो नंबर सेकंड में आप लोगों को बता रही थी, अटैक ऑफ महमूद गजनी। बेटा जो महमूद गजनी था अफगानिस्तान का सुल्तान था, यहाँ पर अंडरलाइन करिए, वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान। ही रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030 एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। बेटा लगभग पूरे सेंट्रल एशिया पे इसने कब्जा कर लिया था। आप लोगों को पता है, आपकी बुक में तो नहीं लिखा, 17 टाइम्स ही अटैक, उसने इंडिया पे 17 टाइम्स अटैक किया था। किसने? महमूद गजनी ने। कहाँ का रूलर था? अफगानिस्तान का। कितने टाइम तक रूल किया? 997 to 1030 तक। और उनका पार्ट कहाँ तक उनका कंट्रोल एरिया था? सेंट्रल एशिया तक। साउथ छूट रहा था अभी, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इन्होंने वेल्दी टेम्पल्स को, हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स, जो भी वेल्दी टेम्पल्स थे वो इनके टारगेट्स होते थे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ कौन कौन से टेम्पल्स उस समय थे? सोमनाथ, गुजरात। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वॉज यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। वो अपने गजनी में सारा मनी यहाँ से लूट के ले गया और अपनी गजनी को बहुत भव्य बना दिया। अब थर्ड, आपको याद है मैंने थर्ड किस बारे में बात की थी? थर्ड मैंने बात की थी, बताइए आप लोग, थर्ड मैंने बात की थी पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। ठीक है, उससे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड। अब उसने अल बरीनी नाम के एक स्कॉलर को हायर किया और बोला कि मेरे बारे में, मैंने जितने भी जीते हैं एरियाज़ को, उन सब में उसके बारे में लिखे। अरबिक वर्क वॉज नोन एज किताब उल हिंद। ये वर्क जो कि अल बरूनी ने किसके बारे में लिखा था? सुल्तान महमूद ऑफ गजनी के बारे में लिखा था। आप लोग यहाँ पर भी लाइन करें और यहाँ पर भी अंडरलाइन करें। स्कॉलर नेम्ड अल बरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दिस अरबिक वर्क नोन एज किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। तो उसने उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के जो लिखा कि उसने कितना जीता, कितने टाइम अटैक किया, कौन से टेम्पल्स पर अटैक किया, उसने कितनी मनी ली, ये सब यहाँ पर लिखवाया। ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। उन्होंने संस्कृत स्कॉलर्स को भी कंसल्ट किया कि संस्कृत स्कॉलर्स भी आए और मेरे बारे में लिखें। चलिए, नाउ अदर किंग्स हु वर एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द चामनास। बेटा इनको बाद में चौहान बोला गया। इनका बहुत अच्छा रूलर था पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने रूल किया कहाँ पर? दिल्ली और अजमेर। बेटा दिल्ली और अजमेर, लेकिन उन्होंने बाद में अपना ईस्ट और वेस्ट में एक्सटेंशन भी किया था। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया है ना, अजमेर और दिल्ली का उधर से अपने ईस्ट में और इस साइड वेस्ट में। where they were proposed by Chalukyas of Gujarat, opposed by, where they were opposed, उनको वहाँ पे अपोज किसने किया? इतनी इजीली तो उन्होंने, किसी ने उनको लेने नहीं दिया अपना राज्य। किसने अपोज किया? चालुक्यास ने, है ना। वेयर दे वर अपोज बाय द चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड द गांडवालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। बेटा ये थोड़ा सा टर्म पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो इसको आराम से पढ़ेंगे हम लोग। चालुक्यास ऑफ गुजरात, ठीक है। द बेस्ट नोन चामना रूलर वॉज, इसको अंडरलाइन करिए, पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज थर्ड बेस्ट रूलर था 1168 से 1192 के बीच में। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1191 में उन्होंने डिफीट करा। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर उनसे हार गए। किसकी बात कर रहे हैं हम? पृथ्वीराज चौहान, जो कि चौहान एम्पायर का बहुत अच्छा रूलर था। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा यहाँ पे वॉरफेयर फॉर वेल्थ खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक्स वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। रीड ऑल द pages all carefully. I hope you understood the chapter. Thank you so much.